नमस्कार, आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। हमारे आसपास समय के आर पार में आज बात करेंगे दुनिया भर में प्रदूषण की वजह से 2 साल तक कम उम्र हो रही है और भारत का फिलहाल कैसा हाल है इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। दोस्तों, लगातार बढ़ता एयर पॉल्यूशन चिंता का विषय है। ये कई तरह की बीमारियों को पैदा करने जा रहा है, साथ में ही हमारी उम्र भी घटा रहा है। ये हम नहीं, लेकिन चौंकाने वाला दावा अमेरिकी रिसर्च में हुआ है। ताजा रिपोर्ट में किया गया है कि जिसके मुताबिक एयर पॉल्यूशन के कारण 40% भारतीयों की जिंदगी 9 साल तक कम हो सकती है। और ये रिपोर्ट के आने के बाद कई तरह की चर्चाएं भी होने लगी है, लेकिन एक बात तो हमको स्वीकारनी पड़ेगी कि ये रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया हो, लेकिन मध्य, पूर्वी और उत्तरी भारत की पटरी में रहने वाले करीब 50 करोड़ लोग के आसपास वायु प्रदूषण का सबसे उच्च स्तर झेल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अगर प्रदूषण ऐसा ही रहा तो दिल्ली में 9.7 साल तक उम्र कम हो जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में खराब प्रदूषण से 9.5 साल कम हो जाएंगे और बिहार में, जहां जिसकी वजह से 8.5 साल तक की उम्र कम हो सकती है। हरियाणा और झारखंड में लोगों की आयु पर भी असर पड़ने वाला है। और एपिक की ये रिपोर्ट में कहा गया था कि समय के साथ भौगोलिक तौर पर वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वायु गुणवत्ता काफी तेजी से खराब हो रही है। इसके साथ ही प्रदूषण के खतरनाक लेवल पर लगाम लगाने के लिए 2019 में शुरू किए गए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की तारीफ करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि एनसीएपी लक्ष्यों को प्राप्त करे और बनाए रखने से देश की पूरी लाइफ 1.5 साल तक और नई दिल्ली में 3 साल तक बढ़ जाएगी। प्रदूषण की वजह से दुनिया भर में लोगों की औसत आयु में 2 साल की कमी आ रही है। भारत में क्या हाल है वो भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक डॉक्यूमेंट्री है, वो देखते हैं। वायु प्रदूषण सिर्फ बीमारियां ही पैदा नहीं कर रहा, बल्कि हमारी उम्र भी घटा रहा है। ये हैरान करने वाला दावा अमेरिकी रिसर्च ग्रुप की ताज़ा रिपोर्ट में किया गया है, जिसके मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण 40% भारतीयों की जिंदगी 9 साल तक कम हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य, पूर्वी और उत्तरी भारत की पट्टी में रहने वाले करीब 48 करोड़ लोग वायु प्रदूषण के सबसे उच्च स्तर को झेल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अगर प्रदूषण इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो दिल्ली में रहने वाले की उम्र 9.7 साल तक कम हो जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में खराब प्रदूषण से 9.5 साल, बिहार में 8.8 साल, तो हरियाणा में 8.4 साल और झारखंड में लोगों की आयु पर 7.3 साल तक का असर पड़ सकता है। इसके अलावा एपिक की रिपोर्ट में कहा गया है कि समय के साथ भौगोलिक तौर पर वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एयर क्वालिटी काफी तेजी से खराब हुई है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदूषण के खतरनाक लेवल पर लगाम लगाने के लिए 2019 में शुरू किए गए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनसीएपी की सराहना करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि एनसीएपी लक्ष्यों को प्राप्त करने और बनाए रखने से देश की पूरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1.7 साल और नई दिल्ली की 3.1 साल बढ़ सकती है। दुनिया भर में संयुक्त रूप से लोगों के 17 अरब वर्ष घट रहे हैं। PM 2.5 के कारण औसत वैश्विक जीवन संभवतः 2.5 साल वर्ष तक घट रही है। इसका अर्थ यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश का पालन करने पर पूरी दुनिया के सभी लोगों की संयुक्त रूप से जितनी जिंदगी होती है उसमें 17 अरब जीवन वर्ष घट रहे हैं। जीवन संभवतः पर घटने वाला यह प्रभाव धूम्रपान के तुलनीय है। अल्कोहल और असुरक्षित जल के उपयोग का 3 गुना से अधिक, HIV एड्स का 6 गुना और विवाद तथा आतंकवाद का 90 गुना है। दक्षिण एशिया में सबसे घातक प्रदूषण फैल रहा है।
नया विश्लेषण दर्शाता है कि प्रदूषण का घातक प्रभाव जितना दक्षिण एशिया में है उतना दुनिया के किसी भी देश में नहीं दिख रहा। 2013 से दुनिया में जितना प्रदूषण बढ़ रहा है उसका लगभग 45% योगदान अकेले भारत से है। भारत आज विश्व का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है। कोविड-19 महामारी के पहले साल में दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुस्ती आई थी, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में औसत पीएम 2.5 तौर पर 2019 के स्तर पर ही बना रहा था। साथ ही में ऐसे प्रमाणों की संख्या बढ़ती गई तो जो दर्शाता है कि बहुत निम्न स्तर का प्रदूषण भी मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके कारण हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपने दिशा निर्देश में संशोधन करना पड़ा है और पीएम 2.5 के सुरक्षित समझने वाले स्तर पर एक रिसर्च शुरू हो चुका है। इस कारण दुनिया की आबादी का 97% हिस्सा असुरक्षित क्षेत्र के तहत आ चुका है। भारत के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस बारे में क्या कहते हैं वो सुनते हैं। दूसरे देशों में जाता हूं तो अलग अलग प्रकार के जो प्रदूषण उस देश में होते हैं उसकी चर्चा होती है। हमारे देश में भी मुख्य मुद्दा है, 4 कारण है। 1 ट्रैफिक, 2 उद्योग, 3 वेस्ट मैनेजमेंट, 4 डस्ट और 5 स्टबल। ये बड़े 5 कारण है और ज्योग्राफी भी एक कारण है जिसके कारण प्रदूषण उड़ जाता है या टिका रहता है, ये तय होता है। तो टोपोग्राफी, ज्योग्राफी और मीटरोलॉजी ये भी एक कारण है। तो ऐसे 5-6 कारणों से होता है, क्योंकि वाहन तो हम चलाते हैं, वाहन से प्रदूषण होता है क्योंकि पेट्रोल या डीजल से चलता है। इसलिए सरकार ने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया कि BS6 फ्यूल देंगे। उस फ्यूल से होता क्या है, प्रदूषण में कमी आती है 25% से लेकर 60% तक विभिन्न प्रकार के वाहनों में। तो ये बड़ा स्टेप है। आज दुनिया के सबसे प्रगत देशों में जो फ्यूल यूज करते वही अब भारत में मिलता है और उसके लिए 65,000 करोड़ की लागत से भारत सरकार ने यह बनाया। मैं अभी सारे भारत सरकार ने उठाए कदम नहीं लूंगा, क्योंकि आप भी बताएंगे और आप पूछेंगे उसके सहारे भी बोलूंगा। लेकिन हमें जैसे एक वाहन का ही प्रश्न किया तो हमने मेट्रो शुरू किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू किया, CNG बसें शुरू किए। अटल जी के समय मेट्रो शुरू हुई और आज मेट्रो का इतना विकास हुआ है कि 2014 में जहां दिल्ली और NCR रीजन में जहां 25-30 लाख लोग ही मेट्रो से सफर कर सकते थे, आज लगभग 45-50 लाख लोग मेट्रो से प्रवास करते हैं, आते जाते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। उससे पर्यावरण पूरक प्रवास होता है और उससे महत्वपूर्ण है कि 4 लाख गाड़ियां जो अदरवाइज सड़क पर आती, नाउ दे डोंट कम। हमने दिल्ली के आसपास ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल वे किया है, उससे भी बहुत राहत मिली। 60,000 वाहन जिनका दिल्ली में कुछ भी काम नहीं होता था, लेकिन वो दिल्ली से गुजरते थे क्योंकि दूसरी सड़क नहीं थी और इसलिए वो प्रदूषण भी करते थे दिल्ली में। आज वो नहीं आते हैं, वो भी एक नया उपाय आया। सभी शहरों में मेट्रो हो रही है, ई-बसेस आ रही है। मैं नवी मुंबई में अभी गया था तो वहां मैंने ई-बसेस का उद्घाटन किया। तो हमारे मंत्रालय के द्वारा, हेवी इंडस्ट्रीज के मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को और शहरों को सब्सिडी देकर ये वाहन दिए जा रहे हैं ताकि जीरो पोल्यूशन हो। तो बहुत सारे उपाय चल रहे हैं। आज मैं उसकी चर्चा तो बाद में करेंगे हम, लेकिन मैं एक शुरू में ही कहना चाहता हूं कि इसमें लोगों का भी सहभाग महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारा वाहन हम अच्छा मेंटेन करें, नजदीक के काम हम साइकिल से करें, कभी पैदल चले, हर बार गाड़ी निकालना कोई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लें और उससे करें और सार्वजनिक यातायात के साधनों से हम प्रवास करें।
ये सब हमारे भी काम है। हम अगर ये करेंगे तो हम प्रदूषण की समस्या का हल ढूंढने में मदद करेंगे। अंत में मैं शुरू में एक ही मुद्दा कहूंगा कि ये 2000 समस्या तो पहले से है, लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने पहली दफा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्रदूषण का घातक प्रभाव जितना दक्षिण एरिया में है उतना दुनिया के किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं दिखता। दुनिया में प्रदूषण से जीवन पर कुल जितना बोझा पड़ता है उसमें से आधे से अधिक इसी क्षेत्र में पड़ता है। अगर प्रदूषण का वर्तमान उच्च स्तर बना रहता है तो इस क्षेत्र के निवासियों की जिंदगी औसत 5 वर्ष के आसपास और अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में तो उसके भी अधिक घट जाता है। 2013 से पूरी दुनिया में जितना प्रदूषण बढ़ा है उसका लगभग 45% योगदान अकेले भारत से है। एक रिपोर्ट के आधारित ये चर्चा होने लगी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए दिशा निर्देश के अनुसार अपडेट भी किया जाता है। सरकारों को प्रदूषण को अति आवश्यक नीतिगत मुद्दे के रूप में प्राथमिकता देनी होगी। पार्टिकुलेट मैटर या कण प्रदूषण वातावरण में मौजूद ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण रहता है। हवा में मौजूद कणों इतने छोटे होते हैं कि आप उसको आंखों से भी नहीं देख सकते। कुछ कण इतने छोटे होते हैं कि केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करने से पता चलता है। कण प्रदूषण में PM 2.5 और PM 10 शामिल है जो बहुत खतरनाक है। पार्टिकुलेट मैटर विभिन्न आकारों से होते हैं और यह मानव और प्राकृतिक दोनों स्रोतों के कारण हो सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी भी हो सकते हैं। प्राइमरी स्रोत में ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, धूल और खाना पकाने का धुआं शामिल है। प्रदूषण का सेकेंडरी स्रोत सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे रसायनों की जटिल प्रतिक्रिया भी हो सकती है। ये कण हवा में मिश्रित हो जाते हैं और इसको प्रदूषित करने लगते हैं। इनके अलावा जंगल की आग, लकड़ी के जलने वाले स्टोन, उद्योग का धुआं, निर्माण कार्यों से उत्पन्न धूल, वायु प्रदूषण आदि स्रोत है। ये कणों के अपने फेफड़ों में चले जाते हैं और जिससे खांसी और अस्थमा के दौर पड़ सकते हैं। ये जो प्रदूषण है फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली में उसका स्तर बढ़ चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या बोलते हैं वो सुन लेते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। सर्दियां आने वाली हैं और हम देखते हैं कि सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है, तो उसकी सब लोगों ने तैयारी कर ली है। दिल्ली सरकार ने भी सारी तैयारी कर ली है। सभी एजेंसीज के साथ कई सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसका पूरा प्लान तैयार हो चुका है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप दिल्ली वालों ने, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके पिछले 7 साल में, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली में प्रदूषण से निजात पाने के लिए कई उपाय किए हैं और काफ़ी मेहनत की है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि भारत सरकार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, NCAP, भारत सरकार का इंडिपेंडेंट हो गया एक तरह से। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 के मुकाबले 2021-22 में, यानी पिछले 4 साल में दिल्ली के वायु प्रदूषण में काफ़ी सुधार हुआ है और PM10 लेवल 18.6% नीचे आया है। तो प्रदूषण में सुधार हुआ है, प्रदूषण और खराब नहीं हुआ। इस बारे में अब हमने दिल्ली वालों ने मिलके पिछले 7 साल में कई कदम उठाए, लेकिन मैं 10 जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स हम सब ने मिलके उठाए जिसकी वजह से प्रदूषण पे असर पड़ा, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। हम सब लोगों ने मिलके किया है। सभी दिल्ली वासी, 2 करोड़ दिल्ली वासी इसके बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले दिल्ली में पहले आप जानते हैं कि बिजली खूब जाया करती थी। जब बिजली जाती थी तो जनरेटर चलते थे तो पोल्यूशन होता था डीजल का। जब से हमारी सरकार बनी है हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली की सप्लाई कर दी, तो अब जनरेटर चलने बंद हो गए।
इस एक कदम की वजह से इतना पोल्यूशन कम हुआ है, इतना पोल्यूशन कम हुआ है। दूसरा, दिल्ली में 2 थर्मल पावर प्लांट थे। ये इनसे महीन महीन वो फ्लाई ऐश जो होती है वो निकलती थी और उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता था। ये दोनों थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए, कहीं और से हमने बिजली का इंतजाम कर लिया। अब दिल्ली एक मॉडल राज्य बन गया है जहां कोई भी कोल आधारित थर्मल पावर प्लांट नहीं है। इसकी वजह से भी पोल्यूशन पे काफ़ी असर पड़ा। डस्ट पोल्यूशन को हमने बहुत सख्ती के साथ निपटा है। जितने कंस्ट्रक्शन साइट्स थे वहाँ पे जहाँ भी पता चला, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे किसी बिल्डिंग की हो रही है, मकान की हो रही है, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट्स थे, जहाँ भी गड़बड़ पाई गई कि पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ भारी जुर्माना किया गया और सभी नए कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए, कि ऐसे नहीं कि एक बार गए और उसके बाद वापस आ गए और फिर उन्होंने दोबारा पोल्यूशन करना चालू कर दिया। रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है जिससे पता चलता रहता है कि उस साइट के ऊपर पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। चौथी चीज, जितनी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज हैं वहां पे पहले बहुत ही प्रदूषण करने वाला फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था, सबको बदल दिया। सारी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज में अब पीएनजी इस्तेमाल होता है, पाइप्ड नेचुरल गैस। वो पोल्यूशन नहीं करता। इसके लिए मैं सभी इंडस्ट्री वालों को भी बधाई देता हूं, उनका बहुत सहयोग मिला हम लोगों को, सबको मैं बधाई देता हूं। दिल्ली का जो ग्रीन कवर है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देश भर में हर शहर में पेड़ काटे जा रहे हैं, विकास हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, कई इलीगल तरीके से, कई लीगल तरीके से। और जैसे जैसे विकास होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हर शहर का ग्रीन कवर कम होता जाता है। आपकी धड़कनों की लय बिगाड़ रहा है वायु प्रदूषण। वैज्ञानिकों ने यह शोध में किया है दावा। दिल्ली सहित देश के कई शहरों में बढ़ता प्रदूषण आपके दिल की धड़कनों पर असर डाल रहा है। ज्यादा देर तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से आपका दिल अनियमित या असामान्य लय से साथ धड़कने लगता है। दिल की धड़कनों की अनियमितता से मौत भी हो सकती है। ये खुलासा हाल ही में यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की ओर से किया गया है और एक अध्ययन में किया गया है ये खुलासा, और ऐसे मरीजों पर इसका प्रयोग भी किया गया था जिसकी धड़कनें असामान्य थी। धड़कन असामान्य होने की बड़ी वजह वायु प्रदूषण रही। शोध में शामिल और इटली के मैग्योर अस्पताल में काम करके डॉक्टर एलेसिया जानी बताती है कि उनके शोध से साबित हो गया है कि ऐसे मरीज जो दिल की धड़कन अनियमित होने वाली बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें अपने आसपास वायु प्रदूषण के स्तर की नियमित जांच करनी चाहिए। और अध्ययन में पाया गया है कि वायु प्रदूषण और दिल की धड़कन असामान्य होने की बीमारी में सीधा संबंध है। हवा में अगर एक सप्ताह तक PM 2.5 का स्तर 1 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर बढ़ जाता है तो दिल की धड़कन असामान्य होने का खतरा 2.4% तक बढ़ जाता है। और वही अगर हवा में PM 10 का स्तर एक सप्ताह में 1 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक बढ़ रहा है तो दिल की धड़कनें असामान्य होने का खतरा 2.1% तक बढ़ जाता है। अब ये खतरा तो है मेरे ऊपर, आपके ऊपर, हम सबके ऊपर, लेकिन केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर फिलहाल क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। 2016 से ये गिनती शुरू हुई है तो 2016 में 250 दिन खराब हवा के होते थे दिल्ली NCR परिसर में। आज 180 दिन रह गए हैं, 70 दिन कम हुए और 70 दिन अच्छी हवा के बढ़े। तो आज लगभग 6 महीने प्रदूषण रहता है, 6 महीने नहीं रहता है और उसमें 40 दिन ऐसे आते हैं जब पराली भी ऐड करती है। तो ये दिल्ली NCR की समस्या है, यहाँ की भूगोल भी एक विशेष समस्या है। तो वो सब करेंगे। मैं आपके प्रश्नों का स्वागत करूंगा और जैसे मैं देख रहा हूं शिवम वर्मा और बाकी सब लोगों के आ रहे हैं
एक प्रश्न आया है सचिन मोहन का, हाउ एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। जो मैंने कहा कि ये सबकी जिम्मेवारी है, इसलिए कचरा न करना, कचरा जगह पर जाना, कचरा बाइफरकेट करके गीला और सूखा कचरा अलग करके देना, तो वेस्ट का मैनेजमेंट अच्छा होता है। देखो, आज दिल्ली शहर में हमने कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स नए लाए 2016 में, ये भी एक बड़ा सुधार था। और उसका जो डेबरी गिरता है भवन निर्माण में, उसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट is being processed and side furniture of road divider और बाकी टाइल्स तैयार करते हैं। रोज 3000 टन का 3 कारखानों में प्रक्रिया होकर नया टाइल्स बनता है, और इसलिए उतने वेस्ट का तो निर्णय हो गया। ऐसा सारे वेस्ट मैनेजमेंट रूल का भी पालन करना चाहिए, और हमें वाहनों के बारे में सुरक्षा करनी चाहिए और मेंटेनेंस करना चाहिए, पीयूसी समय पे करना चाहिए, और जहां संभव है वहां साइकिल से, जहां संभव है वहां पैदल काम करना चाहिए। हर बार गाड़ी निकालनी नहीं चाहिए। और गाड़ी में अब BS6 पेट्रोल डीजल ही मिल रहा है देश भर में, और BS6 वाहन ही नए मिलेंगे, बाकी अब दूसरे वाहन नहीं मिलेंगे, तो ये भी एक काम करने जैसा है। अभी मैं देख रहा हूं BS6 फ्यूल से राज चावला पूछ रहे हैं, BS6 फ्यूल से 25 से 60% तक कमी आती है, सही है आपकी जानकारी? बाकी अविनाश सिंह राजपूत बहुत जोर से सवाल आ रहे हैं, मेरे साथी मुझे निकाल कर दे रहे हैं। तो सुनील नायर पूछते हैं कि न्यू स्टेप्स टू बी टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं। तो मैंने वाहनों के बारे में थोड़ा सा कहा, मैं अब इंडस्ट्री के बारे में कहूंगा। इंडस्ट्री में हमने पहले तो दिल्ली शहर में ही नहीं, पूरे देश भर में जो प्रदूषणकारी बिजली निर्माण के संयंत्र है वो फेज आउट करने का एक कार्यक्रम बनाया है, और उसमें 60-70 प्लांट्स 2 साल में बंद हो जाएंगे। ये पहला बड़ा कार्यक्रम है। और दिल्ली में बदरपुर, सोनीपत और आसपास के प्लांट्स बंद हुए हैं। बाकी सभी प्लांट्स में FGD यंत्रणा लगेगी, जिससे प्रदूषण में एकदम PM10 का स्तर 50 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक हो जाए, और उन्हें जब तक बेहद जरूरी न हो किसी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि बाहर कहीं जाना भी पड़ा तो उन्हें N95 मास्क जरूर पहनना चाहिए, खास तौर पर जब किसी भारी ट्रैफिक वाले इलाके में आप जा रहे हो। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। घर में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने वायु प्रदूषण और अनियमित धड़कनों के संबंध को जानने के लिए उत्तरी इटली के पियासेजा शहर में अध्ययन किया था। यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी ने इस शहर को 307 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल किया है। इस शहर में 2019 और 2020 में हवा में PM 2.5 का स्तर पूरे साल औसत स्तर 20.8 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा रहा। उनमें से 90 लोगों के दिल में दौरा भी पड़ा था और उनकी धड़कनें असामान्य हो चुकी थी, जबकि 50 से अधिक लोगों को आनुवंशिक या दिल में सूजन की वजह से धड़कनें असामान्य हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण हर साल लगभग 40 से 45 लाख लोगों को जान ले लेता है। वही दिल की बीमारियों से मरने वाले हर 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की मृत्यु का मुख्य कारण वायु प्रदूषण है। आज के समय में कुपोषण, तंबाकू के सेवन और हाई ब्लड प्रेशर के बाद दिल की बीमारियों मौतों का चौथा सबसे कारण बन चुका है प्रदूषण। जलवायु परिवर्तन के चलते रोटी भी बढ़ेगी कीमतें और गेहूं उत्पादन पर दिखने लगेगा असर। ये बात भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इसके पहले दिल्ली के CM प्रदूषण के ऊपर कैसे कंट्रोल ले सकते हैं वो बताते हैं। आइए सुनते हैं।
और देश देश नहीं, विश्व के शहरों में सबसे ज्यादा व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे ज्यादा रुझान दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है। पिछले 1 साल में हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कई सीएनजी की और इलेक्ट्रिक बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रांग होगा तो लोग अपनी गाड़ियां, अपने स्कूटर इस्तेमाल करना बंद करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमने कई नई बसें ऐड की हैं। 2021 में हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया था, स्मोग टावर बनाया था, उसका भी अच्छा असर हुआ है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रेडेड एक्शन प्लान दिया है उसको लागू करने के लिए कहा है, उसे हम बड़ी सख्ती के साथ लागू कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार से भी हमें मदद मिली। केंद्र सरकार ने जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बनाए, दिल्ली के दोनों ओर जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बनाए, उसकी वजह से काफ़ी ट्रक और काफ़ी व्हीकल जो पोल्यूशन करते थे, दिल्ली के अंदर से गुजरते थे, वो बाहर से जाने लगे, जिससे पोल्यूशन में काफ़ी कमी आई है। आज मैं सर्दियों के लिए 15 पॉइंट एक्शन, विंटर एक्शन प्लान की घोषणा कर रहा हूं कि 15 पॉइंट्स जो हम आने वाली सर्दियों में लागू करेंगे। एक तो पराली। दिल्ली के अंदर हमने पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया बायो डिकम्पोजर घोल तैयार किया है उन्होंने। उसको हम मुफ्त में सारी फसलों के ऊपर जो डंठल रह जाते हैं उसके बाद, कटाई के बाद, उसके ऊपर छिड़कते हैं, उससे वो नरम हो जाते हैं और उसके बाद किसानों को उसको आग नहीं लगानी पड़ती। ये पिछले 2-3 साल से हम लोग कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सफलता मिली है। पिछली साल 4000 एकड़ पे किया था, इस बार हम इसे 5000 एकड़ के ऊपर करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि दिल्ली में किसी भी किसान को अपनी स्टबल को, पराली को जलाने की जरूरत ना पड़े। धूल का प्रदूषण रोकने के लिए 6 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें एक तो है कंस्ट्रक्शन साइट्स, निर्माण जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा वाला जो कंस्ट्रक्शन साइट है उनके लिए हमने कंपलसरी कर दिया है कि आपको हमारे वेब पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना है और डस्ट कंट्रोल का वहां पे रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसके लिए हमने 586 टीमों का गठन किया है पूरी दिल्ली में, जो कि जगह जगह जहां कंस्ट्रक्शन चल रही हैं वहां पे जाके इसकी मॉनिटरिंग करेंगी और एंटी डस्ट हमारा प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगी। 5000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का एरिया जहां जहां है कंस्ट्रक्शन साइट का, वहां एंटी स्मॉग गन लगाना हमने कंपलसरी कर दिया है। इसके तहत पूरी दिल्ली में 233 एंटी स्मॉग गन लगाए जा रहे हैं। सड़क से जो प्रदूषण उठता है उसके लिए हमने 80 रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई हैं ताकि उसकी वजह से प्रदूषण ना हो। 521 मशीनें पानी का छिड़काव करने के लिए लगाई जा रही हैं और 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाए जा रहे हैं ताकि जो सड़कों से धुआं उठता है वो उसको रोका जा सके। नंबर 3, वाहन प्रदूषण। जो वाहनों की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से प्रदूषण होता है, तो पीयूसी जो पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है, उसकी जांच सख्त की गई है। और 10 साल और 15 साल से पुराने, 10 साल पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल, इनका पालन कराने के लिए, कंप्लायंस कराने के लिए सख्ती की गई और 380 टीमें बनाई गई हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। इसके अलावा 203 ऐसी सड़कें हैं जहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से पोल्यूशन हो सकता है। वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, चलती रहती हैं। इनको डीकंजेशन करने के लिए ऑल्टरनेट रूट्स तैयार किए गए हैं और वहाँ तक गाड़ी पहुँचे उसके पहले ही उनको बताया जाएगा कि आप ऑल्टरनेट रूट ले लीजिए, इधर मत जाइए, इधर भीड़ है बहुत ज़्यादा। चौथा पॉइंट, खुले में कूड़ा जलाना प्रतिबंधित है। एक दौर ऐसा था जब लगता था कि पृथ्वी के संसाधन अथाह है और ज्ञान का अभाव होने की वजह से हम इनका दोहन करते रहे। इस बात के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि हमारे भूतकाल के कामों ने हमें किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। हमने पर्यावरण को लेकर बीते समय में जो गलतियां की थी उसे सुधार सकते हैं। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।